खैर, बिहार में किसकी बहार और बड़ी खबर, बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। उसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम पटना में एक्टिव हो गई है। आज लगातार दूसरे दिन निर्वाचन आयोग की टीम पटना में मैराथन बैठक कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आज प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें नोडल अधिकारी से लेकर राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आज दो सत्र में बैठक हो रही है। पहला सत्र सुबह 11 बजे तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। अंतिम सत्र में बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और बड़े अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग चुनाव की अंतिम रणनीति बनाएगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग की टीम आज लगातार ये बैठक कर रही है और ये बैठकों का जो सिलसिला है वो दोपहर बाद तक चलना है। और खबर है कि आज निर्वाचन आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। कल की अगर बात करें तो कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें अलग अलग पार्टियों ने जो चुनाव है उसको कम खेज में कराने का प्रस्ताव रखा था। और आज अगर बात करें तो आज बिहार के कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि जो सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी हैं उनके साथ भी यह बैठक चल रही है। तो बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आज प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक। पीछे बिहार विधानसभा की तस्वीर है और बिहार विधानसभा की बिल्डिंग को आप देख पा रहे होंगे और इसी बिहार विधानसभा के लिए चुनाव होना है और इस चुनाव के लिए कसरत लगातार जारी है। चुनाव आयोग की टीम पटना में मौजूद है और आज भी जो चुनाव आयोग है वो अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम पटना में मौजूद है और आज आयोग का फोकस जो है वो प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों पर होगा। नोडल अधिकारियों से लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधियों तक से उनकी बातचीत होगी और चुनावी रणनीति पर गहन मंथन होगा। आज तीसरे और अंतिम सत्र में बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक बैठक तय की गई है और देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। जो माना जा रहा है, जो कोऑर्डिनेशन का रोड मैप है वो अंतिम समय में तैयार होगा और निश्चित तौर पर ये कई मायनों में महत्वपूर्ण भी होगा बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए। 2 बजे दोपहर का 2 बजे का वह वक्त होगा जब चुनाव आयोग की टीम मीडिया को ब्रीफ करेगी और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से मीडिया को दी जाएगी। कैसे यहाँ पर आने के बाद मीटिंग हुई, अधिकारियों से क्या फीडबैक मिला, किस तरह की तैयारियां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है, जो बिहार में एजेंसियां हैं उनकी तरफ से, जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से। और अब चुनाव आयोग उन जो बैठक हुई है और जो तैयारी की गई है उसको लेकर कितना संतुष्ट है, क्या कुछ और करना बाकी है। और एक मोटे तौर पर इस बात का भी पता चल जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से कब किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, आज निर्वाचन आयोग की कई दौर की बैठक होनी है और ये बैठक जारी भी है। फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है? और जी बिल्कुल राहुल, देखिए ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके नेतृत्व में टीम अभी भी चुनाव आयोग की पटना में मौजूद है और आज एक बार फिर से बैठकों का दौर चलेगा। कल पहले दिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, इसके अलावा जो आईजी थे, कमिश्नर थे, उनके साथ बैठक हुई थी, मैराथन बैठक चली थी और जिस तरीके से तैयारियां की गई है जिलों में उसका फीडबैक लिया है चुनाव आयोग की टीम ने। एक बार फिर से आज बैठक जो है वो होगी और ठीक हमारे पीछे बिहार विधानसभा की ये तस्वीर है जिसे मैं आपको दिखा पा रहा हूं और इसी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सारी मशक्कत चल रही है। आज प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो चुनाव आयोग की टीम है वो बैठक करेगी और जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। नोडल अधिकारियों से लेकर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस नोडल पदाधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की टीम बैठक करेगी और कई बिंदुओं पर विस्तृत तौर पर चर्चा की जानी है। इसके बाद जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं, उनसे भी अंतिम तौर पे बातचीत होगी, जो जानकारी मिल पा रही है। और दोपहर 2 बजे का वो वक्त होगा जब चुनाव आयोग की टीम बिहार में मीडिया कर्मियों से बात करेगी और जो अब तक तैयारियां
हुई है बिहार में, उसको लेकर जो चुनाव आयोग की टीम ने फीडबैक लिया है उसके बारे में कितना चुनाव आयोग संतुष्ट है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं, उसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी। तो आज का दिन भी बेहद अहम, जब चुनाव आयोग विस्तृत तौर पर इस बात की जानकारी देगा, मीडिया से इंटरेक्ट करेगा। और अब कभी भी, आपने सही कहा कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, बिहार विधानसभा चुनाव की, और हो सकता है कि चुनाव आयोग की टीम जब पटना से दिल्ली लौटे तो कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से यह घोषणा कर दी जाएगी कि आखिरकार बिहार विधानसभा का चुनाव कब होगा, कितने फेज में होगा, ये सारी जानकारियां चुनाव आयोग की तरफ से दे दी जाएगी। कल राजनीतिक दलों ने कहा था कि कम फेज में जितना हो सके चुनाव हो जाए तो बेहतर है। इस बार क्या प्रमुख बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में, या फिर तकनीक की बात कर ले या फिर कार्यशैली की बात करें? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग होगा। आपने ठीक कहा कि राजनीतिक दलों ने, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि लंबा खींचे चुनाव, और जो रूलिंग पार्टीज है, जेडीयू की अगर बात कर लें तो उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उन्होंने एक फेज में चुनाव करने की बात कही कराने की। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा कि आप 2 फेज में भी करा सकते हैं, आरजेडी ने भी कहा तो 1 या 2 फेज में चुनाव होगा। अब देखना होगा, चुनाव आयोग के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कितने फेज में चुनाव करा पाता है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल है और तमाम तरह के सुरक्षा के लिहाज से। और वैसे भी चुनाव में काफी तब्दीली आई है पहले से, और अब वो दौर नहीं रहा, अब दौर काफी बदल गया है। अब निर्भीक होकर जो मतदाता है वो अपना वोट जो है वो कास्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर तैयारियां उसी के मद्देनजर की गई है, और तैयारियां ऐसी है कि कोई भी मतदाता, समाज के अंतिम पायदान पर भी जो खरा मतदाता है वो अपना वोट निर्भीक होकर डाल सके, ईवीएम से डाल सके। तो तमाम तरह की तैयारियां हैं, और जो रोड मैप तैयार होगा, तैयारियों का देखना होगा किस तरीके से सामने आता है और किस तरीके की तैयारियां बिहार में की गई है और चुनाव आयोग उसे कितना संतुष्ट है। चलिए, बिल्कुल इस बैठक पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल संजय आपका इस जानकारी के लिए, इस खबर के लिए। तो देखिए, आज कई बैठकों का जो दौर है वो चलना है निर्वाचन आयोग की तरफ से। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी अखाड़ा तैयार हो चुका है, लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से कई मांगे की है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से बुर्काधारी महिलाओं की पहचान को लेकर भी मांग की है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि चुनाव में बुर्काधारी महिलाओं के मतदान पत्र की पहचान की जाए, जिससे कि सही मतदाता ही वोट डालें और चुनाव निष्पक्ष रूप से हो। बीजेपी का कहना है कि पार्टी फर्जी वोटों को रोकना चाहती है, इसलिए बुर्का पहने महिलाओं की वोटर कार्ड से ही सही पहचान की जाए। बुर्का पहने महिलाओं के चेहरों का मिलान उनके मतदाता पहचान पत्र यानी कि एपिक से हो, ताकि सिर्फ असली मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में शनिवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता वाली टीम से मुलाकात की, और इस बैठक में बीजेपी ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू बनाने के लिए कई सुझाव दिए। को जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए, और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में नेता भी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी जितनी भी खुद की तारीफ कर लें, जंगल राज अब बिहार में लौटने वाला नहीं है। बन मियां बिट्ठू अगर बन रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, तो उनको कौन रोकेगा? बिहार में कोई जंगल राज फिर थोड़े ही आने वाला। राहुल गांधी को बिहार में होना चाहिए, अमेरिका में है सर। वो नेपो बॉय हैं। क्या सलाह देंगे राहुल गांधी को अभी आप? सलाह क्या दूंगा, बड़े बाप के बेटे हैं, वो सोचते हैं कि लोग हमारे पीछे रहेगा, लेकिन जमाना बदल गया। गिरिराज सिंह के राहुल गांधी पर हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मैंने गिरिराज सिंह जी से एक प्रश्न पूछा था कि आप केंद्र सरकार में इतने लंबे अरसे से मंत्री हैं, आप बताइए कि आपके विभाग से बिहार को आज तक क्या मिला? उनका जवाब नहीं आया, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। मोदी सरकार में तरक्की पाने का एक ही पैमाना है, राहुल गांधी जी को रोज सुबह गालियां दो, उनके परिवार के लोगों को पूरे दिन गालियां दो, तरक्की मिलेगी। काम मत करो, काम करने वाले को वहां से भगा दिया जाता है। जिस तरह से सरकार के स्तर से अत्याचार, यौनाचार
व्यभिचार और अन्य तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण जो महिलाओं में गुस्सा है, जो महिलाओं में रोष है, उसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको पता नहीं है राहुल गांधी जी, आपको देश और बिहार की जनता नॉन सीरियस लीडर समझती है, क्योंकि गिरिराज सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि आप तो हर 10 दिन में विदेश चले जाते हैं, आपको तो विदेश का ही चुनाव लड़ लेना चाहिए। आप जैसे गैर जिम्मेदार विपक्ष के नेता इस देश के लिए दुर्भाग्य है। देखिए, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस नॉन पॉलिटिकल नेता हैं, जिनको देश के लोगों की आवश्यकताएं, जरूरत और राष्ट्र की विविधता के विषय में आज भी जानकारी नहीं है। ही इज नॉन सीरियस नॉन पॉलिटिकल लीडर, जिनको ऐसा लगता है कि पूरा देश आज भी उनके परिवार की जागी। तो बिहार में किसकी बहार और पटना से इस बीच बड़ी खबर चुनाव को लेकर कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान भी इस बीच सामने आया है कि 60 सिटिंग सीट पर चर्चा हमने की है। जिस सिटिंग सीट के विधायक का प्रदर्शन अच्छा है, उनके खिलाफ माहौल नहीं है, उन्हें अगली बार भी मौका मिलेगा। कुछ सिटिंग विधायक के खिलाफ माहौल है तो उस पर भी गंभीरता से विचार होगा। महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बची हुई सीट है उस पर आज चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है और एनडीए पूरी एकता के साथ चुनावी मैदान में है। आज हम लोगों ने करीब 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए, सिटिंग सीट पर, बचे हुए सिटिंग सीट पर, और जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। आज 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। ने टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें। इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। और देखिए, बिहार के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। दिवाली, छठ और विधानसभा चुनाव से पहले पटना वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पटना में मेट्रो ट्रेन में सफर का सपना अब पूरा होने जा रहा है। कल यानी 6 अक्टूबर बिहार के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी। इसी मौके पर सीएम कल बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत निर्माण कार्य की भी नींव रखेंगे। यानी लंबे समय से जिस प्रोजेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो अब शहरवासियों के सामने हकीकत के रूप में उतरने को तैयार है। सीएमआरएस यानी कि मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर ने ट्रायल और तकनीकी जांच पूरी करने के बाद सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद कल से लोग पटना मेट्रो में आरामदायक सफर कर सकेंगे। पटना और समूचे बिहार के लिए 6 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है। पटना वासियों का सालों का सपना कल साकार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मेट्रो का शुभारंभ करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां जो है वो बड़े जोर शोर से चल रही है। और निश्चित तौर पर ये दिन जो है ये न केवल पटना वासियों के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत निर्माण कार्य की भी कल नींव रखने वाले हैं। लंबे समय से जिस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वह अब शहर वासियों के सामने हकीकत के रूप में उतरने को तैयार है। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर ने ट्रायल और तकनीकी जांच पूरी करने के बाद सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। उद्घाटन को लेकर औपचारिक घोषणा भले ही बाकी हो, लेकिन अब सारी तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में दिख रही है। इस वक्त हम भूतनाथ स्टेशन पर हैं, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े ही जोर शोर से अंतिम चरण में ये काम चल रहा है। कल जब पहली मेट्रो पटरी पर दौड़ेगी तो न केवल एक ट्रेन होगी बल्कि यह पटना के बदलते स्वरूप और आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम की प्रतीक बनेगी। तो निश्चित तौर पर
कल का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो का शुभारंभ करने वाले हैं। पटना वासियों को बेसब्री से इस दिन का इंतजार था और दीपावली और छठ के पहले एक बड़ी गिफ्ट के तौर पर इसे देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में किसकी बहार और इससे जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल अब तेज है। जीतन राम मांझी से धर्मेंद्र प्रधान मिलेंगे। खबर है कि 12 बजे पटना में मांझी आवास धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे। साथ में संतोष सुमन भी होंगे। उपेंद्र कुशवाहा से आज धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होगी। तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बीजेपी लगातार मुलाकात कर रही है, बातचीत हो रही है और जीतन राम मांझी से धर्मेंद्र प्रधान मिलेंगे। 12 बजे पटना में मांझी आवास धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे। तो देखिए अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, मांझी से मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान की, क्या लग रहा है सीटों को लेकर क्या बातचीत हो सकती है? उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात होनी है। देखिए, बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो पटना में डेरा डाले हुए हैं। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हुई और सहयोगी दलों से जो सीटों को लेकर के चर्चा होनी है, सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी है, उसकी औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं कि आज से शुरू हो रही है। और धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बिहार के लिए जो चुनाव प्रभारी बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मुलाकात होगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से। साथ में जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन, वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी मुलाकात है और इस मुलाकात में सीट शेयरिंग को लेकर के औपचारिक तौर पे बातचीत की शुरुआत हो जाएगी। और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में है, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी धर्मेंद्र प्रधान की आज मुलाकात आज होगी, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से सहयोगी दलों से बातचीत की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की जा रही है और बीजेपी अब जल्द से जल्द सीटों को लेकर के एनडीए के भीतर जो है सीटों का फॉर्मूला फाइनल करना चाहती है। उसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान की आज की मुलाकात अहम मानी जा रही है। जब बिहार में ये बातचीत का दौर खत्म हो जाएगा, उसमें लगभग सहमति बन जाएगी, तो अंतिम मुहर उसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली में लगाई जाएगी जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा सहयोगी दलों के साथ में। लेकिन फिलहाल जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मिलेंगे, इस मुलाकात में बहुत कुछ साफ हो जाएगा और सीटों को लेकर के बीजेपी कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर आगे बढ़ रही है और जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। जी शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो चुनाव प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान लगातार निभा रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल तेज है। आज धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात जीतन राम मांझी, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा से भी। और देखिए बड़ी खबर है, बड़ी सौगात भी है। सीएम नीतीश आज नालंदा आएंगे। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन होना है। राज्य खेल अकादमी में क्रिकेट स्टेडियम बना है, पवेलियन और मैदान बनकर तैयार है। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिक, खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। यह स्टेडियम देश का अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इस अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम में करीब 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जहां करीब 13 पिच जो कि मोकामा की काली मिट्टी और कोलकाता से मंगाकर तैयार किया गया है। तो देश के सबसे यूनिक स्टेडियमों में यह शामिल है और बिहार में देश का सबसे दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरीके से खरा है। तो देखिए इसकी खासियत क्या है, तो 7 साल में बनकर ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम देश का जो है वो तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन होना है 12 अक्टूबर 2018 को। इसकी आधारशिला रखी गई थी, करीब 7 सालों का वक्त लगा, अब इसे पूरा किया गया। इसके साथ साथ आधुनिक ड्रेसिंग रूम, जिम, प्रैक्टिस और नेट से लैस। और इस बीच बड़ी खबर, जहां बारिश से उफान पर कोसी है। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि मौसम भी भारी तबाही इन दिनों बिहार में मचा रही है। बराज का डिस्चार्ज 4 लाख के पार पहुंच गया है। तो देखिए बड़ी खबर, 1 घंटे में 1 लाख क्यूसेक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बड़ी खबर सुपौल से बता रहे हैं, डिस्चार्ज को लेकर के डीएम का भी निर्देश जो है वो सामने आ चुका है। तटबंध की निगरानी हो, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए लगातार बिहार में बारिश हो रही है और बारिश के बाद से कोसी जो है वो उफान पर है। 4 लाख के पार कोसी बराज का डिस्चार्ज हुआ है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, बारिश से उफान पर कोसी है, अभी हालात किस तरीके के हैं, डीएम के क्या निर्देश? देखिए लगातार कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़ रहा है। अभी तुरंत जो रिपोर्ट आई है उसमें 4,86,000 क्यूसेक पर बराज का डिस्चार्ज पहुंच चुका है,
जिससे तटबंध के भीतर के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। डीएम लगातार कल माइकिंग करवा रहे हैं कि लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ऊंचे स्थानों की ओर शरण ले, और कम्युनिटी किचन भी उस परिस्थिति में शुरू की जाएगी। डीएम लगातार तटबंधों की निगरानी के लिए भी सीओ को निर्देश दिया है। अभी भी लगातार कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़ता ही जा रहा है और बारिश भी इस इलाके में जारी है, जिसकी वजह से कोसी का डिस्चार्ज और भी बढ़ सकता है। लेकिन थोड़ी राहत की बात ये सामने आई है कि बराज क्षेत्र नेपाल, जहां से कोसी में पानी ज्यादा आता है, उन इलाकों में अभी घटने की स्थिति शुरू हो गई है, जिससे थोड़ी बहुत राहत की सांस ली जा सकती है। लेकिन ये पहली दफा है, 23 साल का ये पहला ऐसा डिस्चार्ज है जिसमें 4,86,000 क्यूसेक पर कोसी बराज का डिस्चार्ज पहुंच गया है और फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की खतरे की बात नहीं है। लेकिन लोगों से लगातार ही सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने इसको लेकर कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है, ताकि लोग किसी भी प्रकार की अफवाह में ना फंसे। कोई भी बात हो तो वो वहां पर बात कर सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बराज का डिस्चार्ज 4 लाख के पार है और किस तरीके से पानी का तेज बहाव दिखाई दे रहा है। 1 घंटे में 1 लाख क्यूसेक की बढ़ोतरी हुई है और डिस्चार्ज को लेकर के डीएम ने निर्देश भी दिया है, खास करके जो तटबंधीय इलाका है और वहां रहने वाले लोग हैं वो अलर्ट रहें और उनको सुरक्षित रखने के लिए हर कदम भी उठाए गए हैं। तो बारिश से उफान पर कोसी है और कोसी के उफान की ये तस्वीर। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।